हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि हम एक ऐसी वीडियो लेके आए जिसके अंदर हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी सीपीसी के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बता दें उनको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि एक्चुअली में सीपीसी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है और किस में कितना टाइम देना है, किसको कितना डिटेल में जाके पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पता है। तो आज की मेरी वीडियो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि सीपीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किसको आपको कितना डिटेल में पढ़ना है। हम आपको आज सब कुछ बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, वीडियो के अंदर जाने से पहले हम आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि इसके अंदर जो हमने सेक्शंस और ऑर्डर्स का डिवीजन किया हुआ है वो किस हिसाब से किया हुआ है। आप इसको समझते हुए चलिएगा ताकि आप समझ जाइएगा कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हमने 3 कैटेगरीज में सेक्शंस और ऑर्डर्स को डिवाइड किया है आपके आसानी से समझने के लिए। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आपको कितना ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है। तो देखिए, हमने 3 कैटेगरीज में इनका डिवीजन किया है। एक है कैटेगरी जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, दूसरा है खाली इंपॉर्टेंट और तीसरा है समवॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर किसी सेक्शन या ऑर्डर को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर बता दिया है या हमने टिक करवा दिया है तो आप समझ लीजिए कि उस सेक्शन या ऑर्डर को आपको उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। उस सेक्शन के अंदर जो भी उसके एसेंशियल्स हो आपको मुंह ज़बानी रटे हो, उसके साथ साथ उस सेक्शन और उस टॉपिक्स या उस ऑर्डर के आपको सारे डायमेंशन पढ़ने हैं। सारे डायमेंशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो टॉपिक होता है बिल्कुल सिंपल व्हाट इज रेस जुडिकाटा, आपने पढ़ लिया। एक होता है कि रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस में क्या फर्क है। तो इसके कई डायमेंशन, मतलब रेस जुडिकाटा को अलग अलग तरीके से पढ़ना, ये होते हैं इसके डायमेंशंस। तो अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है तो आपको कॉन्सेप्ट, सेक्शन और सारे डायमेंशंस पढ़ने हैं, यानी आपको इसे डिटेल में पढ़ना होगा। दूसरा, इससे नीचे कैटेगरी के अंदर आते हैं जो इसको हमने खाली कहा है इंपॉर्टेंट सेक्शंस। उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सेक्शन पढ़ना है और इस हिसाब से उसको पढ़ना है कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूरी है, सेक्शन आपको वो भी पढ़ना है और एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर ऐड करना है, पर इतने डायमेंशंस नहीं पढ़ना है जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट में पढ़ना है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और तीसरा आ गया सम वॉट इंपॉर्टेंट। अगर किसी सेक्शन, ऑर्डर और टॉपिक को हमने कहा कि ये सम वॉट इंपॉर्टेंट है तो अगर आपने उसको सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ लिया, अगर आपने बेयर एक्ट से पढ़ लिया तो वो इनफ होगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपका कॉन्सेप्ट जरूर रहेगा। भले ही आप बेयर एक्ट से पढ़ लो लेकिन समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। आइए अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे जुडिशरी के फाउंडेशन कोर्सेज एपीओ, पीओ, एपीपी, उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की अलग से क्लास चल रही है जिसके अंदर आंसर राइटिंग सिखाई जाती है, इन स्टूडेंट कैसे अच्छे आंसर लिख पाएं, और जीके जीएस की क्लास और ड्राफ्टिंग की क्लासेस चल रही है। हमारे इन कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए आप दिए गए हुए नंबर पे और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आइए अब चलते हैं, हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, अब जैसे कि आपको पता होगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी जो है ये भारत के अंदर जो ऑर्डिनरी सिविल केसेस हैं उनके प्रोसीजर को गवर्न करता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका टाइप क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। जैसे आपको पता होगा ब्रॉडली लॉज, सब्सटैंटिव लॉज भी होते हैं, प्रोसीजरल लॉज। सब्सटैंटिव लॉज वो होते हैं जो राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं। प्रोसीजरल लॉज उनको इन्फोर्स करवाने का काम करते हैं। तो ये प्रोसीजरल लॉ, ये आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं क्रिएट कर रहा है, ये नहीं बता रहा आपका ये अधिकार है, ये आपका अधिकार है, ये सब नहीं कर रहा है। आपके उन अधिकारों को अगर कोई वायलेशन करता है तो ये उसको इन्फोर्स करवाता, तरीका बताता है। ऐसे जाके सूट फाइल करो, ऐसे प्लेंट फाइल करो, प्लेंट के अंदर क्या क्या लिखो, समझ आया आपको। तो ये प्रोसीजरल लॉ है। लागू कब से हुआ, 1 जनवरी 1990। सेक्शंस और ऑर्डर्स अलग अलग दिए गए हैं। सेक्शंस के अंदर इसके मेन प्रोविजंस हैं, यानी जो फंडामेंटल बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं वो इसके किस में है, सेक्शंस में है। इसलिए इसका पावर जो है अमेंड करने का सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। सेक्शंस टोटल कितने हैं, 158 सेक्शंस हैं। लेकिन जो ऑर्डर वाला पार्ट है, ऑर्डर वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर फंडामेंटल प्रोविजंस नहीं दिए गए। तो इसलिए अगर सेक्शंस और ऑर्डर्स में टकराव आता भी है
तो सेक्शन जो है वो प्रिवेल हो जाएगा, यानी सेक्शन जो है उसको माना जाएगा। ऑर्डर्स टोटल इसके अंदर 51 है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो है ऑर्डर 21, जिसके अंदर टोटल 106 रूल्स हैं। तो टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। अब क्योंकि ये फंडामेंटल्स नहीं है, ऑर्डर्स के अंदर बुनियादी बातें इसकी नहीं है, तो इसको कौन कौन अमेंड कर सकते हैं? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर सेक्शन ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेक्शन प्रिवेल करेगा। और ये सीपीसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता होगा एक लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके साथ कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो यानी जिसके अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसके सेक्शंस वाला जो पार्ट है उसको, फिर हम लोग इसके ऑर्डर्स को कवर करेंगे। हम लोगों ने जाना था कि ये डिवाइडेड है सेक्शंस और ऑर्डर्स में। अब देखिए, सबसे पहले प्रिलिमिनरी पार्ट जो है हमारा सेक्शंस वाला, सेक्शन 1 से 8। अब देखिए, आपको बताते चले कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे जुडिशियल सर्विसेज के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे एलएलबी के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो हम आपको बताते चलेंगे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन 1 या जो प्रिलिमिनरी वाला पार्ट है वहां से मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यानी आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं। यहां पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीपीसी कब लागू हुआ है। तो याद रखिएगा, सीपीसी कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 1909 से। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है सीपीसी की इनैक्टमेंट डेट कब पास हुआ है। तो याद रखिएगा 21 मार्च 1908 को ये पास हुआ है। इसके साथ साथ पूछता है सीपीसी कहां कहां लागू होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतना पूछा जाता है। उसके बाद खाली प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर सेक्शन 2 है। इस सेक्शन 2 के अंदर कई चीजों को डिफाइन किया गया है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे। 3 कैटेगरी अभी हमने आपको बताई थी अपनी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी, तो जो डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिग्री का। डिग्री क्या होती है? तो यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, जिसके आपको कई डायमेंशंस पढ़ने हैं, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। चाहे आप एलएलबी में हो या आप चाहे किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये हर जगह पूछा जाएगा डिग्री। उसके अलावा डिग्री को कंपेयर करके पूछा जाता है ऑर्डर से, डिग्री को कंपेयर करके पूछा जाता है जजमेंट से। ठीक है, और बेसिक सा डेफिनेशन पूछ ली जाती है फॉरेन जजमेंट। तो इनमें सबसे पहले याद कर लीजिएगा सेक्शन नंबर, सेक्शन 2, सबसेक्शन 2। जैसे डिग्री है तो आपको इसी तरीके से सारे सेक्शन नंबर याद करने हैं। उसी के अलावा इस डेफिनेशन के अंदर मेन प्रॉफिट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप अनलॉफुली अपने पास रखते हो और उसमें कुछ प्रॉफिट कमा लेते हो या कमा सकते थे, उसी को मेन प्रॉफिट बोला जाता है। प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके सेक्शन 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा नहीं लगेगा। इसमें बता दिया गया है कि डिग्री से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज प्रिलिमिनरी डिग्री, व्हाट इज फाइनल डिग्री, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री क्या होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय जजमेंट और वेदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अमाउंट्स टू डिग्री, ये हो गया। सेक्शन 3, आप देखिए सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक के जो सेक्शंस हैं ये नॉन इंपॉर्टेंट है, यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप इसको बेयर एक्ट से इनमें एक नजर मार लीजिएगा, बेयर एक्ट से एक एक बार इन सेक्शंस को देख लीजिएगा। कभी कभार कुछ स्टेट्स के अंदर एट रैंडम पूछ लेता है, जैसे कि राजस्थान हो गए, एमपी हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, रैंडम पूछ लिया कि चलो यहाँ से नहीं पूछा जाता है, पूछ लें। तो 3 से 8 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 आता है सूट्स इन जनरल, सेक्शन 9 से सेक्शन 35B तक है ये सेक्शन। इसके अंदर देखिए सेक्शन 9 है सबसे पहला, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स। सेक्शन 9 जो है सिविल कोर्ट्स को ये पावर दे रहा है कि हर तरह के सिविल केसेस को ट्राई करने का, उसको हैंडल करने का उनके पास पावर होगा, अनलेस कि उनका जो ज्यूरिसडिक्शन हो वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड तौर पे बार हो। अब आप पूछेंगे सर आप इस सेक्शन को किस कैटेगरी में डालेंगे, तो हम इसको सेकंड कैटेगरी के अंदर डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड कैटेगरी में डालेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, इसको आप ऐसे आपको पढ़ना है कि आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है,
इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कोई रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज से रिलेटेड, कि मान लीजिए किसी की रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज इन्वॉल्व है, तो क्या वो कोई सिविल का क्वेश्चन माना जाएगा, यानी क्या सिविल का केस बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई मान लीजिए प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज इन्वॉल्व होंगी तो उनको सिविल का केस नहीं माना जाएगा। और कब कोई सिविल का केस इंप्लाइड और एक्सप्रेस तौर पर बार होता है, तो इसको हम सेकेंड कैटेगरी में डालेंगे। फिर आता है सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, ये भी सेकंड कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रेस जुडिकाटा के साथ मिला के पढ़ा जाता है। स्टे ऑफ सूट यानी कब आपका सिविल का केस कोर्ट के द्वारा स्टे हो जाता है। तब होता है कि मान लीजिए कि वही केस ऑलरेडी पेंडिंग है सेम कोर्ट में या दूसरी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर, अगर पेंडिंग होगा तो दूसरी कोर्ट उस केस को स्टे कर देगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी में। तो देखिए इसमें दिया गया है, इसका स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंट है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये ऑलरेडी दिए गए हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 11। अब इस सेक्शन 11 को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, हम इसको फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे सीपीसी की। और याद रखिएगा ये रेस जुडिकाटा जब आप पढ़ लेंगे तो सीपीसी आपके लिए समझना आसान हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि जब आप सीपीसी पढ़िए तो रेस जुडिकाटा को जितना डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं, जितना डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। खाली आपको रेस जुडिकाटा समझने में आसानी नहीं होगी, रेस जुडिकाटा के अलावा दूसरे प्रोविजंस को समझने में आसानी हो जाएगी, जैसे कि रेस सब जुडिस समझने में आसानी हो जाएगी, फॉरेन जजमेंट के कंक्लूसिवनेस को समझने में आसानी हो जाएगी, और बहुत सारे केसेस को आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि केस कब मेरिट पे डिसाइड होता है और कब टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसको जितना ज्यादा डिटेल में जाके पढ़िए। समझ लीजिए कि सीपीसी जितना बड़ा है उसका अकेला 25 या 20% नॉलेज अकेली इसमें छुपी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो यानी आप इसके सारे डायमेंशंस पढ़िए। हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, इतना ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलरेडी आपको दिए गए हैं इसके अंदर। तो किसी भी कीमत पे छोड़िए नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको शायद तो सीपीसी भी नहीं समझ में आएगी, आप प्री में नहीं फंसोगे तो मेंस में फंस जाओगे, प्री मेंस में नहीं फंसोगे तो इंटरव्यू में फंस जाओगे, नहीं जवाब दे पाओगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 नॉन इंपॉर्टेंट, एक बार बेयर एक्ट से बस गो थ्रू कर लीजिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जैसे आता है सेक्शन 13 और सेक्शन 14। तो सेक्शन 13 और 14 का जो स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना फर्स्ट कैटेगरी में पूछे जाते हैं। तो इसको सेकंड कैटेगरी में डालिएगा। तो यानी इसको पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट से, और इसको अगर आप बेयर एक्ट से भी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर एक दो केस लॉज हैं, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो बस उतना इनफ रहेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जैसे भी हमने रेस जुडिकाटा बताया वैसे नहीं पढ़ना है। फिर आ गया सेक्शन 15। अब देखिए सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21A तक के जो सेक्शंस हैं ये हमें बताते हैं कि अगर जब हमें सिविल का केस फाइल करना होता है तो हम लोग किस किस कोर्ट में जाके सिविल का केस फाइल करें, प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगी, किस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो वहां 15 से लेके 21A तक पूरा ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस है, और कब ज्यूरिसडिक्शन बार हो जाता है, यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहाँ सूट फाइल होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहाँ फाइल होगा। ये सब हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी वाली वीडियो देखिए जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सिविल का प्रोसीजर पढ़ाया है, ठीक है। हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और अगर टॉर्ट का केस है तो कहाँ फाइल होगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस है तब कहाँ फाइल होगा, ये इन्हीं सेक्शन से कवर होता है। तो आप देखिए इस सेक्शन का रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से, कॉन्सेप्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अहम है कि टॉर्ट से रिलेटेड केस है तो केस कहाँ फाइल होगा। तो इसलिए आप इसको बेयर एक्ट अगर पढ़ते हो और उसके साथ साथ समझ के पढ़ते हो और इतना समझ लेते हो कि किस टाइम पे किस तरह के सर्कमस्टांसेस में कहाँ पे केस फाइल होगा, इनफ होगा आपका वो भी, ठीक है। तो इसके अंदर है तो ये इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना, बस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 से 21A तक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 22 से 25 ट्रांसफर ऑफ सूट्स, कब सूट जो है ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए ये भी बस समवॉट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कभी कभार इससे पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। समवॉट इंपॉर्टेंट यानी थर्ड कैटेगरी के अंदर ये सेक्शंस आएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। देखिए अब सेक्शन 26 जो है इसके अंदर अकेले में खुद डिटेल्स नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे सेक्शन 26 को ऑर्डर 4 से मिला के पूछ लिया जाता है, तो बस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है, बस प्री के पर्पस के लिए, आपको कुछ इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना। बेयर एक्ट से नजर मार लीजिएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 26 को एक बार रट लीजिएगा कि क्या लिखा है इसमें, बस। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 27 से लेके सेक्शन
30 तक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, खास करके इसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है। और जब आप सम्मन्स के बारे में पढ़ें तो सम्मन्स के साथ साथ इन सेक्शंस को भी रिफर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में इसमें डिटेल में कोई क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो मेंस में नहीं पूछा जाता, प्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर 31 से 35 अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए 31 से 35 तक, और सम वॉट इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आपको डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, बस बेयर एक्ट से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, इनफ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट आ रहा है, एग्जीक्यूशन, पार्ट 2। एग्जीक्यूशन क्या होता है, एक बार कोर्ट की डिग्री पास हो जाती है, डिग्री पास होने के बाद कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाती है। मान लीजिए हमने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, हम केस जीत गए, आपके अगेंस्ट हमने 1 लाख रुपए की रिकवरी का सूट फाइल किया, सपोज डेट हम केस जीत गए, बट आप 1 लाख फिर भी नहीं दे रहे हो, तो फिर हम कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कोर्ट हमें आपसे मेरा 1 लाख रुपए दिलवाए। तो अब कोर्ट जब ये 1 लाख दिलवाएगी, इसी को कहा जाता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये सीपीसी के अंदर ऑर्डर 21 से गवर्न होता है, और इसका जो सब्सटैंटिव वाला पार्ट है यानी सेक्शन वाला पार्ट जो है वो 36 से 74 है। किस कैटेगरी में है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर। हालांकि ये आता वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हमने किस सेंस में कहा है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि 36 से 74 के बीच में जितने सेक्शन है सबको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना, सारे सेक्शंस नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिटेल में जाके पढ़ना, हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए, जैसे 36 हो गया, 37 हो गया, और 38 हो गया, और 39 हो गया, और 40 से 42 हो गए, और उसके अलावा 43 हो गया, 44 से 44A हो गया, और 47 हो गया, 46 तक, खाली यहाँ तक हम लोग आते हैं पहले 44A तक। यहां तक जितने भी सेक्शंस अभी हम लोगों ने देखे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेयर एक्ट से पढ़ने हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें आपको डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट समझना है, हो गया आपका, ठीक। अब देखिए, इसके बाद आता है 47, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। 47 इंपॉर्टेंट है, 47 इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट आस्क्ड मेंस क्वेश्चंस, और हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और उसके साथ साथ बेयर एक्ट से मेन जो इसके एसेंशियल्स हैं वो आपको रटे होने चाहिए मुंह जबानी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 48 रिपील हो चुका है। फिर 49 से 50 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बेयर एक्ट से अगर आप पढ़ लोगे, बेयर एक्ट से अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, इनफ है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे इतना ज्यादा डिटेल में पूछे नहीं जाते हैं। अब आता है 53 से 54, पार्टनरशिप एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। 53 से 54 सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, बेयर एक्ट के अलावा आपको डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। 55 से 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 से 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट आपको बता दें है तो बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई वुड कॉल इट दैट इट कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी, सो द कैटेगरी विच वी हैड सीन अर्लियर, सो देयर वर 3 कैटेगरीज, सो इट कम्स इनटू द फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, लेकिन खाली बेयर एक्ट से आपने पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, इससे रटने वाला पार्ट बड़ा पूछा जाता है। 55, 56 वाले जो पार्ट हैं उनसे रटने वाली चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो बेयर एक्ट से आपने पढ़ लिया, रट लिया, इनफ हो गया, आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। सेक्शन 60, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट। अब सेक्शन 60 बताता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, कौन कौन सी नहीं अटैच किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 60 का इस्तेमाल होता क्या है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज की लिस्ट बता दी गई, कौन कौन सी अटैच हो सकती है, कौन कौन सी नहीं। तो इसलिए उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या ये अटैच हो सकती है, तो अगर आपको रटा होगा तभी आप जवाब दे पाओगे। सिर्फ बेयर एक्ट, ठीक है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ बेयर एक्ट से कवर हो जाएगा। सेक्शन 61 से 64 इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ना है, मेनली बेयर एक्ट, बेयर एक्ट इनफ। 65 से 74 मेनली बेयर एक्ट। फिर इसके बाद आ गया थर्ड पार्ट, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, सेक्शन 75 से सेक्शन 78। अब देखिए, सेक्शन 75 से 78 जो है ये डील करता है कमीशंस के ऊपर, कमीशंस। अब आपको बता देते हैं कि ये जो कमीशंस वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेट्स में इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है और कुछ स्टेट्स में इसमें क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये समवॉट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इसको बेयर एक्ट से अच्छे से पढ़ लिया,
इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, कोर्ट कब कमीशन इशू कर सकता है, किस किस पर्पस के लिए इशू कर सकता है, इनफ है। तो इस पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो 75 वाला पार्ट है कि कमीशन किस पर्पस के लिए इशू किया जाता है, तो 75 में दिया गया। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, जैसे एमपी, जैसे झारखंड, इन सब स्टेट्स के अंदर, जैसे उत्तराखंड, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पार्ट 4 आता है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस 79 से 88। अब देखिए 79 से 88 के अंदर जो सेक्शंस दिए गए, इसमें सिर्फ 79 और 80 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल करते हैं तो उसको फाइल करने का क्या प्रोसीजर होगा, उसकी नोटिस भेजने के बारे में बताया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला गया, देखिए मैंडेटरी नोटिस अंडर सेक्शन 80, वो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। ठीक है, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद सेक्शन 89 से 93 आता है पार्ट 5। पार्ट 5 जो है सूड बाय एलियन फॉरेन रूलर्स और फॉर्मर इंडियन स्टेट। 83 से 90 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप बेयर एक्ट से एक नज़र मार लीजिएगा, अगर आपका स्टेट इस तरीके का है जहां पे रैंडम कहीं से पूछ लेते हैं तो हमने आपको बता दिया नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शनल है, ये पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 89, हाँ, लेकिन जो सेक्शन 89 है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एडीआर के बारे में दिया गया है कि क्या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। ये ऑर्डर 10 के अंदर कोर्ट जब एग्जामिन करता है पार्टीज को तो वो एडीआर के लिए केस को भेज सकता है। तो सेक्शन 89 जो है मेनली इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 91 से जो 93 है ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके अंदर खाली बेयर एक्ट से पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और इतना अच्छे से समझ लेते हो कि इसको एक्सप्लेन कर पाओ, इनफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 से 95 कॉन्सेप्ट एंड बेयर एक्ट। ठीक है, इनफ है। क्वेश्चंस दिए गए कैसे पूछे जाते हैं, हालांकि पूछे नहीं जाते मेंस में ज़्यादा। फिर 96 है। 96 जो है, 96 के अंदर अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अब देखिए जो अपील वाला पार्ट है सीपीसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर दो मेन अपील जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। किस किस ग्राउंड पे अपील हो सकती है और अपील करने के लिए जो अपैलेट कोर्ट्स होंगी उनके पास क्या क्या पावर होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर दिए गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर है, इसको हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर डालेंगे अपील के टॉपिक को। लेकिन फिर हम आप बताते चलें, अपील में सबसे अहम जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो क्या है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। ऐसे अपील टू सुप्रीम कोर्ट है, अपीलेबल ऑर्डर्स भी है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका प्रोसीजर भी बताया गया, वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील वेदर इनहेरेंट और स्टैट्यूटरी, स्कोप ऑफ फर्स्ट अपील, अपील अगेंस्ट कंसेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेक्शन 97, 99 ये भी अपील के ऊपर ही डील करता है। सेक्शन 99 से 112 तक ये पूरा अपील है। इसमें हमने आपको बता दिया फर्स्ट अपील और सेकंड अपील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट अपील किस ग्राउंड पे फाइल होती है, सेकंड अपील किस ग्राउंड पे फाइल होती है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, कितने अमाउंट के लिए सेकंड अपील फाइल हो सकती है, कहां फाइल होती है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट अपील सेकंड अपील से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा ये 112 तक चला गया है। ठीक है, अब आ गया 113, 114। अब 113 और 114 रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर ये टॉपिक्स जाते हैं। तो याद रखिएगा, रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, रिवीजन हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसमें दिए गए। 115 रिवीजन, इससे भी पूछा जाता है। मोस्ट आस्क्ड मेंस क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी दिए गए हैं। फिर 116 से 121 मिसक्लेनियस है, नॉन इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेयर एक्ट से चाहो, आपके लिए ऑप्शनल है कि जैसे, क्योंकि ऐसे स्टेट्स होते हैं कुछ जगह पे रैंडम पूछ लेते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप उससे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भी सिर्फ बेयर एक्ट से, डिटेल में नहीं पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 132 एग्जेम्पशंस। कुछ कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जिनकी लिस्ट यहां पे बताई गई 132, 136। सिर्फ और सिर्फ आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 137 से 158। अब देखिए 137 से 158 तक की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर सेक्शन 151, 152 और 153 ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएंगे। सेक्शन 151 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इनहेरेंट पावर के ऊपर डील करता है। तो सेक्शन 151 सीपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा सेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी पढ़ने को लेके, सेक्शंस को लेके। ऑर्डर्स में भी हम लोग आ जाते हैं। ऑर्डर्स में भी देखिए सबसे पहले ऑर्डर 1 आता है। ऑर्डर 1 डील करता है पार्टीज टू सूट के ऊपर, यानी जब भी आप केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करने के लिए आपको ये भी जरूरी होता है कि पहले ये समझे कि किसी केस में कौन कौन पार्टीज बनेंगी,
कौन कौन प्लेंटिफ होगा, कौन कौन डिफेंडेंट होगा, इसी ऑर्डर से गवर्न होता है। अब ये ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके कुछ प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जितने भी प्रोविजन है वो हम लोग कहेंगे सम वॉट इंपॉर्टेंट, बाकी के सारे प्रोविजन थर्ड कैटेगरी में जाएंगे, कुछ हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में कौन से जाएंगे, जैसे देखिए इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज कौन होती हैं, ये आपका फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, देखिए लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस क्वेश्चन। उसके अलावा ऑर्डर 1 का रूल 8 किस कैटेगरी में जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट्स जो है, ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैटेगरी में जाता है। लेकिन अगर आप जैसे पूरा ऑर्डर देखेंगे तो पूरे ऑर्डर के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो सम वॉट इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया, नेसेसरी प्रॉपर पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 जो है फ्रेम ऑफ सूट, क्योंकि एक ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। अभी आप देखिएगा बहुत लंबे लंबे रूल्स होंगे, इसलिए आपको यह भी जानना पता होना चाहिए कि कौन से रूल इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो मेन क्वेश्चन है ऑर्डर 2 में हाईली टेस्टेड, उनसे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऑर्डर 2 रूल 2 इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर 2 जो है, अगर आप पूछेंगे ऑर्डर 2 को किस कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, तो हालांकि हाईली टेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, इसको जो है इसको हम लोग डालेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आ गया ऑर्डर 3 हो गया आपका। ऑर्डर 3 से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब केस फाइल करने जाएंगे तो आप वकील कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो क्या आप खुद अपीयर हो सकते हो पर्सनली कोर्ट में या नहीं। ऑर्डर 3 कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 4 भी कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको देखना है। ऑर्डर 5 को हम डालेंगे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, यानी सेकेंड कैटेगरी में। बहुत सारे डायमेंशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि अगर आपने बेयर एक्ट से भी पढ़ लिया सफिशिएंट है, इसके अंदर कई सारे रूल्स हैं ऑर्डर 5 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सम्मन्स टू डिफेंडेंट में, वो मोड ऑफ सम्मन्स, कैसे सम्मन्स सर्व किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होती है और कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं अगर कोई नहीं आया। ठीक है, तो हालांकि लिखा हुआ है इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लेकिन अगर हम लोग देखें कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है तो हम इसको सेकंड कैटेगरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन जो है वो कई डायमेंशंस में नहीं पूछे जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों ने उन्हीं प्रोविजंस को डाला है जिसमें कई डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें कई डायमेंशन है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल सम्मन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्मन्स क्या होता है, सम्मन्स के एसेंशियल्स क्या होते हैं, सम्मन्स कैसे सर्व किया जाता है, बस वो ऑलरेडी दिया गया है। सेक्शन 6, अब देखिए सेक्शन 6 जो है यहाँ पे इसका स्टेटस हमने लिखा है कि नहीं। सेक्शन 6 जो है वो सीपीसी के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर जाएगा। सेक्शन 6 में इंपॉर्टेंट कैटेगरी सबसे ज्यादा क्या है कि आपको प्लीडिंग्स के रूल्स जानने होंगे, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स के फंडामेंटल रूल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या प्लीडिंग्स के अंदर आप एविडेंस दे सकते हो, बहुत पूछा जाता है। ऑर्डर 7 जो है प्लेंट के ऊपर डील करती है, ये भी आपकी समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएगी, बहुत डायमेंशंस नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं प्लेंट से। हाँ, प्लेंट को ड्राफ्ट करना जरूर सीख लिएगा कि प्लेंट को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। बाकी ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्डर 8, जैसे ऑर्डर 7 है उसी तरीके से ऑर्डर 8 की भी कैटेगरी है। इसमें भी रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए पूछा जाता है। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं इसके ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे कि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ, इनसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के डिफरेंस जो होते हैं उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 9, अब ऑर्डर 9 आप पूछोगे कि किस कैटेगरी में जाएगा, ये भी सेकंड कैटेगरी में जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस पूछे जाते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इस लिहाज से कि अगर आप बेयर एक्ट भी पढ़ लोगे इनफ, बेयर एक्ट से आपका मेजर पार्ट इसका कवर हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, कि जैसे कि अगर एक्स पार्टी डिग्री आ जाती है तो एक्स पार्टी डिग्री किस किस केसेस में आती है, तो उसमें कुछ केस लॉज है जो आपको बस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स पार्टी डिग्री के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर जिस दिन केस लगा था उस दिन प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, उनकी रेमेडीज क्या होंगी, दोनों नहीं आए तो क्या होगा, वो भी इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो प्रिलिमिनरी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एज सच मेंस में क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं। अगर मेंस में बनते हैं तो एक्स पार्टी डिग्री से बनते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 10 भी हमारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाता है। ये सारे इसके अंदर दे दिए गए हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर 10 से लेके ऑर्डर 13 जो है ये हमारे सिर्फ
इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही जाते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता हो इसका, और ये किस चीज़ के ऊपर डील करते हैं ये पता हो, और आप इसको एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सारे डायमेंशंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ऑर्डर 4 इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 4 जो है 14 जो है ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 15, जब ऑर्डर 14 आप पढ़ेंगे उसी से मिलता जुलता 15 है। थोड़ी सी चीजें कि कब डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है सूट को फर्स्ट हियरिंग में, कुछ पॉइंट्स दिए गए, बस बेयर एक्ट से पढ़ना इनफ है। ऑर्डर 16, ऑर्डर 17 और ऑर्डर 18, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, ठीक है, और कहीं से नहीं पढ़ना है। उसके अलावा ऑर्डर 19 सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, ऑर्डर 20 सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, ठीक है। देखिए इनके अंदर आपको रेड कलर का निशान नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं जिसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालें, क्योंकि इनको सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ा जाता है। और ये जितने भी ऑर्डर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स आप समझ लीजिए कि 15 के बाद से जितने ऑर्डर्स हैं ये सम वॉट इंपॉर्टेंट है। इनसे कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, मेंस में कम बनते हैं क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 21, अब ऑर्डर 21 जो है, ऑर्डर 21 बहुत लंबा है, इसके अंदर टोटल 106 रूल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे एक एक रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको इसे प्रोसीजर वाइज पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर वाइज के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के ऊपर, आप देख लीजिए उसको, आपको उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर 21 अगर आप पूछेंगे किस कैटेगरी में जाता है, तो देखिए पूरा ऑर्डर तो इसका अगर हम लोग देखा जाए ओवरऑल, अगर इसकी हम लोग वेटेज की बात करा जाए तो ओवरऑल देखिए ये जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ही अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। फिर ऑर्डर 22 से लेके ये ऑर्डर 25 तक जो है, ऑर्डर 22 से लेके 25 तक जितने ऑर्डर्स दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इनफ। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पूछोगे इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे अक्सर, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये कुछ जैसे ऑर्डर्स हैं इसके, जैसे ऑर्डर 23 और 22 ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएंगे, और उसके अलावा जो ऑर्डर्स है जैसे 24, 25 ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे आपके थर्ड कैटेगरी में। फिर आता है ऑर्डर 26, कमीशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कुछ स्टेट्स में कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हम लोगों ने सेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, सेक्शन 75 से 78 याद होगा अगर आप लोगों को, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कमीशंस के बारे में। ऑर्डर 27 के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, जिसके लिए सेक्शन 79, 80 पढ़ा था। उसमें भी हमने आपको बताया था कि ये जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स जो है इनको हम लोग कहते हैं सम वॉट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको खाली बेयर एक्ट से पढ़ना है और मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल होता है, नोटिस भेजना कैसे ज़रूरी है और कब नहीं भेजना नोटिस ज़रूरी होती है। तो यहाँ 27 से लेके पूरा जो है 31 तक सम वॉट इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो नॉन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बेयर एक्ट से नज़र मार के थोड़ा सा समझ लेते हो कि क्या कह रहे हैं, इनफ होगा। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कहाँ से हमने आपको बताया, ऑर्डर 27 से लेके 31 तक, ठीक है। अगर कोई एक ऑर्डर इसमें थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट होगा तो 27 है। फिर 32 जो है ये इंपॉर्टेंट है, 32 से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अलावा 33 से भी पूछा जाता है। अब 33 से जो है क्वेश्चन सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, ये कुछ स्टेट्स में ज्यादा पूछा जाता है, मतलब कुछ स्टेट्स में नहीं पूछते हैं और कुछ स्टेट्स में ज्यादा पूछते हैं। तो सम वॉट अगर हम लोग कहें तो ऑर्डर 33 जो है ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, 32, 33 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर 34 जो है नॉन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज के ऊपर डील करता है। तो ऑर्डर 34 हो गया। 35 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्डर 36 नॉन इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 37 इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 37 आपको पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसके अंदर बात की गई है समरी सूट्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए समरी सूट्स और ऑर्डिनरी सूट्स में फर्क क्या है, क्यों इसको समरी सूट्स कहा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑर्डर 38 भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ऑर्डर 39 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्डर 39 से, क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 40 समवॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 41 से लेके
41 से लेके आप समझ लीजिए कि 45 तक जितने भी ऑर्डर्स हैं सम वॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ऑलरेडी सब्सटैंटिव पार्ट सेक्शंस में कवर हो जाता है, तो इसलिए इनके ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ थोड़े थोड़े प्रोसीजर बताए गए हैं। उसमें भी अगर कोई सा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वो ऑर्डर 41 है बस, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं नॉन इंपॉर्टेंट है या आप कह सकते हो सम वॉट इंपॉर्टेंट। फिर ऑर्डर 46 इंपॉर्टेंट है, 47 इंपॉर्टेंट है और बस 46 47। फिर 48 से लेके पूरे 51 तक के जो ऑर्डर्स हैं, पूरे 51 तक के जो ऑर्डर्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको हमने बताया ना ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो अगर आपके स्टेट्स में रैंडम पूछा जाता है तो आप देख सकते हो, लेकिन जो हमने आपको बता दिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत में। और अगर हमने किसी को कह दिया सम वॉट इंपॉर्टेंट तो वो भी आपको छोड़ना नहीं, भले ही आप सिर्फ बेयर एक्ट से ही क्यों ना पढ़ो। समझ आ गया आप लोगों को? तो अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स के सिर्फ ऑर्डर्स और सेक्शंस बताए गए हैं, उसके अंदर के टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं। तो उसके लिए आप इस पीडीएफ को जरूर एक बार रखिएगा अपने पास, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हमारे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं जुडिशरी के, एपीओ, पीओ के। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए भी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। गुड डे।